Hello everyone, my name is Deepa Mehta and today we are going to learn chapter 4, that is Consumer Equilibrium Indifference Curve Analysis Part 2 for class 11. This entire chapter is based upon the theory of ordinal measurement to measure the consumer satisfaction level. Actually, we are learning part 2 here. In part 1, we studied about what is IC. It means what is indifference curve, shape and slope of IC curve. After that, how IC curve is different from utility analysis. ये टॉपिक पढ़े. फिर उसके बाद हमने क्या समझा था कि नोटेबल पॉइंट्स फॉर आईसी कर्व, मतलब आईसी कर्व को बनाते समय क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए. उसके बाद हमने क्या समझा, उसके बाद हमने समझा अजम्पशंस ऑफ आईसी कर्व और उसके बाद हमने सीखा था फीचर ऑफ आईसी कर्व. फीचर ऑफ आईसी कर्व में हमने टोटल पढ़े थे 5 फीचर. ठीक है, कि आईसी कर्व के फीचर क्या क्या होने चाहिए. उसमें हमने क्या क्या फीचर पढ़े थे कि सबसे पहला तो हमारा क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए. कैसा होना चाहिए आईसी कर्व, कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए. डाउनवर्ड स्लोपिंग के बाद हमने सेकंड पढ़ा था इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. क्या होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है. उसके बाद हमने समझा हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. उसके बाद हमने समझा था आईसी डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर. एंड लास्ट हमने पढ़ा था आईसी डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ये क्या था, हमारा पूरा रोड मैप था पार्ट 1 का जो हमने पढ़ा था. बेसिकली सॉरी, इसके पार्ट 1 में पढ़ा था. अभी हमें क्या पढ़ना है, पार्ट 2 पढ़ना है. नाउ इन पार्ट 2 वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर 4, दैट इज consumer budget, budget set and budget line. After that, budget line, attainable and non-attainable combination, difference between budget set and budget line, then slope of budget line, changes in budget set and shift in budget line. ये क्या हमारे रिमेनिंग टॉपिक है. अभी हम क्या करते हैं, इनको वन बाय वन समझते हैं कि हमें इनमें क्या क्या पढ़ना है. ये हमारा चैप्टर था. ठीक है, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो क्या पढ़ना है, बजट, कंज्यूमर बजट के बारे में पढ़ना है. इसके जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, कंज्यूमर बजट क्या होता है, ये कंज्यूमर बजट सेट एंड बजट लाइन. अब बजट सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट गिवन प्राइसेस एंड मनी इनकम. देखो, सबसे पहले हमें इस वाले बजट को, कंज्यूमर बजट को समझने से पहले एक सिंपल सा बजट का मीनिंग समझना होगा कि बजट का बेसिकली मीनिंग क्या है. ठीक है, बजट क्या होता है. देखो, अगर हम बजट की बात करें तो नॉर्मल लाइफ में कुछ ऐसे होता है, जैसे मान लो कि अगर सपोज करो कि आपका बर्थडे है. ठीक है, आपका क्या है, बर्थडे है. तो आपके प्लानिंग करके चलते हो कि यार बर्थडे पे ना घूमने जाएंगे, तो हम एक काम करेंगे 500 रुपीज हम अपने ट्रेवलिंग पे खर्च करेंगे एंड 1000 रुपीज हम क्या करेंगे, फूड पे खर्च करेंगे एंड 500 किस पे करेंगे, डेकोरेशन पे खर्च करेंगे. तो टोटल हमारे कितने पैसे हो गए, 2000 रुपीज. तो ये क्या हो जाता है, हमारा बजट होता है. क्या होता है, हमारा बजट होता है. इन जनरल सेंस बजट का यही मतलब होता है. अच्छा, अब इकोनॉमिक्स में बजट का क्या मतलब है या कंज्यूमर बजट क्या है, इसे समझते हैं. अब बजट सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. एक बजट क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेट ऑफ टू गुड्स which a consumer can afford at a given prices and money. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो आपके पास 1000 रुपीज हैं, तो इन 1000 रुपीज में आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर परचेज करो तो कितने परचेज कर सकते हो. ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास दो तरीके के गुड्स है, एक क्या है गुड 1 है और एक क्या है गुड 2 है. दो तरीके के गुड्स है और आपको इस 1000 रुपए के अंदर खरीदने हैं. तो या तो आप एक काम करो कि आप पहले वाले का एक भी यूनिट नहीं खरीदो, तो सेकंड वाले का कितना खरीद सकते हो, 60 यूनिट खरीद सकते हो. या फिर आप काम करो सेकंड वाले यूनिट का कितना खरीदो, 10 यूनिट खरीदो. इस केस में आपको इसमें कितना करना पड़ेगा, 20 का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 20 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 40 यूनिट्स खरीदना पड़ेगा. मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि या तो आप 60 खरीदो, या फिर आप यहाँ पे कितना है 10 यूनिट एंड 40 यूनिट्स खरीद दो. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों को 20 यूनिट खरीद सकते हो. या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट वाले का 30 खरीद लो बट बाद वाले का कुछ भी मत परचेज करो. तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है. ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब मार्केट जाते हो पैसे लेके, तो आपके साथ भी इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने आते होंगे. ठीक है, तो कंज्यूमर बजट क्या हो गया, फिर से समझते हैं. कंज्यूमर बजट सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन. ये क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ऑफ द सेट ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के सेट का
जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है गिवन प्राइसेस एंड मनी इनकम है। यहाँ पे हमारी मनी इनकम कितना था, 1000 रुपीज था। ठीक है, अगर हम बात करें कि अपनी बजट लाइन की या बजट सेट की, तो क्या होती है, देखो ये वाला जो एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस आपका वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। अभी हमने क्या समझा, हमने ये वाला समझा कि ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ये क्या हमारा जीरो, ठीक है, ओरिजिन है हमारा। ये क्या हमारा ओरिजिन है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, हमने ऐसे बोला कि ये कितना है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। इसी तरीके से इधर बना लेते हैं, जीरो है ये हमारा, 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आप गुड वन की, गुड वन मतलब क्या हो गया, ये वाले गुड्स, अगर गुड वन की आप 0 यूनिट खरीदो तो आप इसके कितनी खरीद सकते हो, 60। इसका मतलब ये वाला जो पेयर है ये कितना हो गया, 0 एंड 60 का, कौन सा वाला, ये वाला पेयर। अगर मान लो कि आप इसका 10 यूनिट परचेज करोगे तो इसका कितना करना पड़ेगा, सिर्फ 40 परचेज कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से आपने क्या बोला, अगर आप दोनों का 20-20 परचेज करते हो तो ये वाला एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप इसका 30 एंड इसका 0 परचेज करते हो तो क्या मिलेगा, इधर वाला मिलेगा, इधर। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अगर आप इन सारे कॉम्बिनेशन को आपस में मिला दोगे तो ये क्या बनता है, हमारा बजट लाइन बनता है। क्या बनता है, ये बजट लाइन बनता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने क्या बोला है कि ये है, या तो मैं एक काम करूं, इसकी 20 यूनिट्स खरीद लूं, ठीक है, पहले वाले की 0 बाद वाले की 20 खरीदूं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर वाले की 20 एंड इधर वाले की 0 परचेज करें। अब अगर आप इस लाइन को मिला दोगे तो ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, बजट लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बजट लाइन, बजट लाइन। लेकिन हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें बजट लाइन एंड बजट सेट के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इसके अंदर जो पोर्शन होता है ना, ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है, बजट सेट। क्या कहलाता है, बजट सेट। मतलब ये जो लाइन है ये क्या है, बजट लाइन, और इसके अंदर का जितना भी पोर्शन है ये क्या है, बजट सेट है। समझ में आया कंज्यूमर बजट क्या होता है। कंज्यूमर बजट एक ऐसा बजट होता है जो हमारे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं दो गुड्स के, जो कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम में अफोर्ड कर सकता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बजट लाइन तो ठीक है, लेकिन ये वाला पोर्शन क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो कंज्यूमर क्या है अपने 1000 रुपीज में खरीद सकता है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से मान के चलो कि ये वाली लाइन क्या है, हमारी 1000 रुपीज की जो इनकम है उसको शो कर रही है। तो इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, वो सारे के सारे क्या बनेंगे, 1000 रुपीज से कम के बनेंगे। क्या बनेंगे, 1000 रुपीज से कम के बनेंगे। मतलब अगर आपने 1000 रुपीज से कम पैसे खर्च करे तो वो सारे के सारे बजट सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, कंज्यूमर बजट का कॉन्सेप्ट होता है। अभी हमें क्या समझना है, बजट लाइन अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन का था। अभी हमने बजट लाइन पढ़ी थी कि किसे बजट लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस केस में ये वाली जो लाइन है ये क्या हमारी बजट लाइन है। ठीक है, ये लाइन क्या आपकी बजट लाइन है, ये ए भी क्या है आपकी बजट लाइन है। अब इसको समझते हैं। बजट लाइन इज द लाइन दैट सेपरेट्स अटेनेबल कॉम्बिनेशन फ्रॉम द नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। बजट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो सेपरेट करती है अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को। जैसे मान लो कि सपोज करो कि आपको एक शू खरीदना है। ठीक है, एक शूज का क्या करना है, पेयर परचेज करना है। अगर आपके पास 1000 रुपीज है तो आप क्या कर सकते हो, 1000 से कि जितने भी शूज है उन सबको परचेज कर सकते हो। 1000 से कम के जितने शूज है आप उनको भी परचेज कर सकते हो, लेकिन 1000 से ज्यादा के जितने भी शूज आप उनको परचेज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ये क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ये क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, बजट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो सेपरेट करती है अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को। इसके लेफ्ट साइड में जितने भी, बजट लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं। बजट लाइन के आउटर साइड में, इसका मतलब राइट साइड में जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन अटेनेबल। ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आप 1000 में नहीं परचेज कर सकते। इनको परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम को रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बजट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो सेपरेट करती है अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को फ्रॉम द नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन को और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है फिजिबल कॉम्बिनेशन के नाम से। किसके नाम से, फिजिबल
कॉम्बिनेशन के नाम से, ठीक है, फिजिबल कॉम्बिनेशन के नाम से। जबकि अनअटेनेबल को किसके नाम से नॉन अटेनेबल को किसके नाम से जाना जाता है? नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन के नाम से। Any point beyond the budget line shows a non-attainable combination or a non-feasible combination। क्या इसने बोला? कोई सा भी पॉइंट जो बियॉन्ड है किसके? बजट लाइन के, बजट लाइन के बाहर की तरफ जो है वो शो करता है नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन को। किसको? नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन को। और अ नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन, एक ऐसा पॉइंट जो बजट लाइन के बाहर है, वो सारे के सारे कैसे? नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अ कंज्यूमर कैन ओनली अफोर्ड टू बाय कॉम्बिनेशन दैट फॉल अलोंग हिज बजट लाइन और इनसाइड इट। एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम में सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सकता है जो या तो हमारी बजट लाइन पे है या फिर बजट लाइन के अंदर की तरफ है, ठीक है। अगर बजट लाइन के अंदर की तरफ है तो हम क्या बोल सकते हैं? उसे इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। This reason is known as feasible reason. A consumer cannot afford to buy combination that are beyond the budget line. This reason is called non-feasible reason. ठीक है, सिंपल सा टॉपिक था। बजट लाइन क्या होती है वो हमने समझा था, ठीक है। बजट लाइन के बाद हमने क्या बजट लाइन में हमने क्या समझा था कि बजट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो हमारे अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को सेपरेट आउट करती है। इसके बाद हमने ये चीज समझा था कि कौन कौन से हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं बजट लाइन के इनर पोर्शन में या बजट लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में। जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सारे के सारे हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं एंड उनको फिजिबल कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है। अगर बात करें नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस की, तो हमारी बजट लाइन के राइट हैंड साइड में जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं एंड उनको समटाइम अनफिजिबल कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है, ठीक है। ये नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है। अभी हमें क्या समझना है कि बजट सेट एंड बजट लाइन के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो बहुत ही सिंपल सा बेसिकली क्या है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बजट सेट क्या होता है? अच्छा, बजट लाइन के अंदर की तरफ जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे के सारे बजट सेट में आ जाते हैं, ठीक है। और बजट लाइन तो आपको पता ही है एक ऐसी लाइन जो हमारे अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन को सेपरेट आउट करती है। ये हमारा क्या था? बजट लाइन था। डिफरेंसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है बजट सेट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस। बजट लाइन एक ऐसी इक्वेशन है जो इस फॉर्म में दिखाई जाती है जहां पर P1 का मतलब क्या होता है? गुड एक्स का प्राइस। यहाँ पे क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ एक्स। गुड टू का प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गुड टू। इसका इस वाले साइन का यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये है वाई का मतलब यहाँ पे कितना हो गया? इनकम। वाई का मतलब क्या होता है? इनकम। देखो इसको एक ऐसा समझते हैं हम, बजट सेट के कॉन्सेप्ट को कुछ ऐसे समझते हैं। हमने इक्वेशन बोला P1 x1 प्लस P2 x2, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। यहाँ पे P1 का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, एक्स। इसके बाद हमारा P2 का मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड एक्स नहीं, गुड वन, ठीक है, गुड टू। इसके बाद y का मतलब क्या होता है? इनकम। y का मतलब क्या है? इनकम। किसकी? कंज्यूमर की, कंज्यूमर की। अभी हम इसमें आगे समझते हैं। देखो इसका मतलब बजट सेट का मतलब क्या हुआ? अगर आप एक्स की कुछ क्वांटिटीज को खरीदो एंड वाई की कुछ क्वांटिटीज को खरीदो तो इनसे जो बनने वाला जो आपका टोटल अमाउंट है या इनसे जो बनने वाला आपका टोटल बिल है वो कंज्यूमर की इनकम के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। उससे कम भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये सारे के सारे क्या है? हमारे बजट सेट के कॉम्बिनेशन है। ये या तो इसकी इनकम के बराबर होंगे, या तो ये 1000 के बराबर होंगे, या फिर ये 1000 से कम होंगे, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा था? बजट सेट के अंदर पढ़ा था। इसमें क्या कहता है? बजट लाइन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन। बजट लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है कि जो क्या करती है? हमारे अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को सेपरेट आउट करती है। तो यहाँ पे आपकी जो इनकम है ना वो हमेशा क्या होगी? पूरी खर्च होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 x1 प्लस में P2 x2 बराबर होगा इनकम के। अगर इनकम से कम हो जाएगा, अगर यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा? यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, तो इसका मतलब ये फिर बजट लाइन ना बन के क्या बनेगा? बजट सेट बनेगा। सेकंड इसमें डिफरेंस है, बजट सेट इंक्लूड्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई। बजट सेट में इंक्लूड होते हैं सारे कॉम्बिनेशन गुड एक्स एंड गुड वाई के ऑन विच द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू और लेस देन द गिवन इनकम। यहाँ पे जो बजट सेट होते हैं इसमें वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ना
वो या तो आपकी क्या होगा, टोटल इनकम के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। ठीक है, यहाँ पे बजट लाइन में क्या होता है, बजट लाइन इंक्लूड्स ओनली सच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई ऑन विच द एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर इज एग्जैक्टली इक्वल टू हिज गिवन इनकम। यहाँ पे आपकी इनकम जितनी भी है वो सारी की सारी कैसे होनी चाहिए, खर्च होनी चाहिए। स्पेसिफिकली इट डज नॉट इंक्लूड सच कॉम्बिनेशन विच आर अटेनेबल बट वेयर कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन कंज्यूमर्स इनकम। इसने बोला इसमें वो कॉम्बिनेशन को इंक्लूड नहीं करा जाता है जहां पे आपका एक्सपेंडिचर कम होता है और इनकम ज्यादा हो जाती है। अगर इनकम पूरी खर्च हो रही है, इनकम आपका जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम के बराबर है, आप उसी केस में क्या ले सकते हो, सॉरी उस केस को क्या बोलोगे, बजट लाइन। लेकिन एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर आपका जो है क्या चीज, कंजम्पशन जो है वो इक्वल टू या बराबर है किसके, इनकम के, तो इस केस में क्या बोलोगे आप, बजट सेट है। आई होप बजट सेट एंड बजट लाइन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी हमें आगे क्या समझना है, स्लोप ऑफ बजट लाइन किस तरीके से होता है, किस तरीके से ड्राइव होता है। अब हमें समझते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज द रेशियो, एक मिनट, इज द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। जो स्लोप है बजट लाइन का वो क्या होता है, रेशियो होता है किसका, प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। इसका मतलब प्राइसेस ऑफ गुड्स एक्स कैसे निकाला जाएगा, पी एक्स, प्राइसेस ऑफ गुड वाई कैसे निकाला जाएगा, पी वाई। दिस वुड मीन दिस वुड मीन प्राइस ऑफ गुड ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइडेड प्राइस ऑफ गुड वाई ऑन द वाई एक्सिस। द स्लोप ऑफ अ बजट लाइन इज ऑलवेज नेगेटिव एज इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या इसने बोला, जो स्लोप है किसका, बजट लाइन का, वो कैसा होता है, इसकी ढलान कैसी है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एक के बढ़ने से दूसरा क्या होता है, अपने आप ही घटता चला जाता है। तो कैसा स्लोप है इसका, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप है। इट शोज दैट नेगेटिव स्लोप, इट शोज दैट टू ऑब्टेन मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, ये शो करता है कि अगर हमें गुड एक्स की ज्यादा यूनिट चाहिए, द कंज्यूमर मस्ट सेक्रीफाइस मोर यूनिट ऑफ गुड वाई। अगर आपको गुड एक्स की यूनिट ज्यादा चाहिए तो आपको गुड्स वाई की क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे आपको 10 यूनिट चाहिए किसकी, गुड वाई की, तो एक्स की कितनी रखनी पड़ेगी, 0। लेकिन अगर आपको 9 चाहिए तो आपको क्या करनी पड़ेगी, अगर यहाँ पे आपको 1 यूनिट चाहिए गुड एक्स की तो आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, एक सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर आपको एक और बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट और सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये क्या है, बेसिकली एक दूसरे के बीच में नेगेटिव रिलेशन को शो करते हैं। ठीक है, द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाई। इसने क्या बोला, जो प्राइस है गुड एक्स का उसे एक्सप्रेस किस टर्म में करा जाता है, सेक्रीफाइस ऑफ द गुड वाई फॉर द ऑब्टेनिंग एवरी एडिशन यूनिट ऑफ गुड एक्स। ठीक है, जितनी बार आप गुड एक्स की यूनिट्स को बढ़ाते जाओगे उतनी बार गुड वाई की क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइस होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा केस होता है। ठीक है ना, इतनी बार क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो प्राइस एक्स डिवाइड बाय प्राइस वाई है ये बराबर किसके होगा, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। जहां पे इसमें इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, स्लोप हो गया, पी एक्स डिवाइड बाय पी वाई। अभी हम आगे इसमें समझते हैं कि क्या है, चेंजेस इन बजट सेट किस किस के कारण होते हैं। हमारा जो बजट सेट है वो किस किस कारण चेंज होता है, या बेसिकली इसमें जो चेंज है वो किस तरीके से आता है। देयर आर 2 केसेस ऑफ चेंज इन बजट सेट आर इंडिकेटेड बाय, पहला शिफ्ट का है, दूसरा रोटेशन का है। बस यही 2 केस बनते हैं किसके, बजट सेट में चेंज के। बजट सेट अभी हमने समझा था, जो अंदर की तरफ क्या होता है, बजट लाइन के अंदर की तरफ जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सारे के सारे क्या है, बजट सेट है। देयर आर 2 केसेस फॉर चेंजेस इन बजट सेट आर इंडिकेटेड बाय, पहला शिफ्ट है, दूसरा क्या है, रोटेशन है। पहले शिफ्ट को समझते हैं फिर रोटेशन समझेंगे। शिफ्ट इन बजट लाइन क्या होता है, देखो शिफ्ट का मतलब होता है अपनी जगह से हिल जाना। ठीक है, बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड, बजट लाइन में 2 तरीके के शिफ्ट आते हैं, एक आता है फॉरवर्ड शिफ्ट, एक आता है बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड कब आता है, आगे की तरफ, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ। बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। ठीक है, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन क्या होती है, आगे की तरफ शिफ्ट होगी। आगे की तरफ क्यों शिफ्ट होगी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा। अगर एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन आगे चली जाएगी। तो कंज्यूमर की लाइन शिफ्ट होती है फॉरवर्ड कब, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। ठीक है, वाइस वर्सा कंज्यूमर लाइन क्या होती है, शिफ्ट होगी बैकवर्ड। ये किसका केस है, ये फॉरवर्ड का केस है। ये किसका केस है, बैकवर्ड का, किसका है, बैकवर्ड का, सॉरी। कंज्यूमर लाइन शिफ्ट बैकवर्ड
व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है, कम होती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, तो लाइन कहाँ होगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंट अपॉन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम हिज बजट लाइन शिफ्ट टू द राइट एंड लेफ्ट। कहते हैं इनकम में चेंज आने के कारण, शिफ्ट इन बजट लाइन होता किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर मैं पूछूं कि शिफ्ट इन बजट लाइन का मेन रीजन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू चेंज इन इनकम। एंड इनकम क्या हो सकती है, या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, ठीक है, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। तो बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ेगा जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, पीछे की तरफ बढ़ेगी जब क्या होगी, उसकी इनकम माइनस होगी, ठीक है। ये किसका केस होता है, ये केस है हमारा शिफ्ट इन बजट लाइन का। अभी हमें किस चीज का समझना है, रोटेशन का समझना है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हो कि किस केस में हमारी जो है आगे की तरफ जाएगी, किस केस में हमारी क्या है, पीछे की तरफ जाएगी। जैसे इसने बोला एग्जिस्टिंग बजट सेट में आपकी इनकम क्या है, 60 है, 60 से अगर 120 बढ़ेगी तो ये किसका केस है, फॉरवर्ड शिफ्ट का केस है। किसका है, फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ बढ़ने का। एंड फॉरवर्ड शिफ्ट में क्या हो जाएगा, आपकी इनकम कहाँ पे चली जाएगी, राइट साइड में। ये किसका केस है, ये हमारी जब इनकम 60 से घट के 30 हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, ये किसका केस है, बैकवर्ड शिफ्ट का। किसका, बैकवर्ड शिफ्ट का। इसमें क्या होती है, आपकी इनकम क्या हो जाती है, लेफ्ट साइड में आ जाती है, पीछे की तरफ आ जाती है। अच्छा, पहले वाले केस में अगर आप 60 रुपीज में गुड एक्स की एक भी यूनिट नहीं खरीदोगे, गुड एक्स की एक भी यूनिट नहीं खरीदोगे, तो आप क्या करोगे, गुड टू की 60 यूनिट खरीद लोगे। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे आपने बोला कि आपको यहाँ पे 10 यूनिट्स खरीदनी है, तो यहाँ पे आप कितनी खरीद सकते हो, बस 40 यूनिट खरीद सकते हो, क्योंकि हर एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए आपको हर एक यूनिट को घटाना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम तो कांस्टेंट है, इनकम में तो कोई चेंज आ नहीं रहा, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे क्या है, चेंजेस आ नहीं पाएंगे। गुड टू में अगर इसका प्राइस बढ़ के 20 हो जाता है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको 20 यूनिट्स खरीदना चाहते हो, 10 से 20 करते हो, तो इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 40 से 20 करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आपको सिर्फ इसकी 30 ही यूनिट खरीदनी है, तो आप इसकी फिर एक भी यूनिट नहीं खरीद पाओगे। ये आपका एग्जिस्टिंग बजट सेट है। न्यू बजट सेट क्या कहते हैं, न्यू बजट सेट में कहता है कि अभी आपके पास खर्च करने के लिए कितना है, 120 रुपीज है। तो अगर आप इस पे कितना है, 0 यूनिट इसका परचेज करोगे, तो इसका 120 यूनिट परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं, मेरे को गुड वन का भी कुछ यूनिट चाहिए, तो आपने क्या करा, यहाँ पे अगर 20 यूनिट खरीदते हो, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडि अपने इसको कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब यहाँ पे बढ़ा है, 0 से 20 हुआ, तो यहाँ पे 120 से क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कम करते हो, मान लो कि आपने यहाँ पे बोला कि 40 यूनिट आपको, सॉरी, बढ़ाते हो, आपने बोला कि आपको यहाँ पे कितनी चाहिए, 40 यूनिट चाहिए, तो यहाँ पे कितनी करनी पड़ेगी, यहाँ पे तुम्हें फिर से क्या करनी पड़ेगी, अपना कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, हर बार आपकी क्या है, एक के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दूसरे का कंजम्पशन क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है। यहाँ पे अगेन अगर आपने कंजम्पशन फिर 20 यूनिट से बढ़ाया, तो यहाँ पे आपको अपना कंजम्पशन 40 यूनिट से घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसी केस में आप क्या कर सकते हो, अपनी इनकम को सेम रख के अपने क्या कर सकते हो, बजट सेट को प्रिपेयर कर सकते हो, सॉरी, बजट लाइन को। आगे बढ़ते हैं, अगर हमारी इनकम कम हो जाए, ये फॉरवर्ड का केस था, जब आगे शिफ्ट होगा ये बैकवर्ड का केस है। बैकवर्ड में कहता है कि अगर आपकी इनकम, मान लो आपकी इनकम क्या है, अभी 30 रुपीज है, अगर आपने गुड वन की सिर्फ 0 यूनिट खरीदी, तो आप गुड टू की कितनी है, 30 यूनिट परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे आपने बोला कि नहीं, मेरे को इसकी 5 यूनिट और चाहिए, आपने 5 यूनिट बढ़ा दी, तो इस केस में आपको इसकी 10 यूनिट्स माइनस करनी पड़ेगी, मतलब घटानी पड़ेगी, अपने कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहने वाला है, आपका इनकम सेम रहने वाला है। अगर आपने फिर से बोला कि यहाँ पे नहीं, मेरे को इसका थोड़ा सा कंजम्पशन और बढ़ाना है, तो आपने क्या करा, यहाँ पे 10 यूनिट्स रखा। लेकिन जैसे यहाँ पे आपने कंजम्पशन बढ़ाया, तो यहाँ पे कंजम्पशन क्या होगा, फिर से घट जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे दोबारा कंजम्पशन बढ़ाने पे यहाँ पे आपका कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, किस तरीके से हमारी बजट लाइन, किस तरीके से हमारा बजट सेट क्या है, बिहेव करता है, ये पूरा हमने इसमें टॉपिक समझा, ठीक है। अभी क्या समझ रहे हैं, रोटेशन समझना है, ठीक है। रोटेशन के दो केस हैं। सबसे पहले कहते हैं बजट लाइन रोटेट्स टू द राइट व्हेन पी एक्स और पी वाई फॉल्स। इसने क्या बोला, जबकि बजट लाइन है वो क्या होती है, राइट साइड में रोटेट हो जाती है, अगर आपका प्राइस ऑफ गुड एक्स या फिर प्राइस ऑफ गुड वाई क्या होता है, कम होता है। पी एक्स फॉल्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, एंड बजट लाइन रोटेट्स टू द राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस। इसने बोला कि अगर मान लो कि आपका जो प्राइस है गुड एक्स का, इसका प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है, तो इसकी बजट लाइन क्या है,
बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, बाहर की तरफ क्यों शिफ्ट होगी इसको समझते हैं। मान लो कि आप 10 रुपए में पहले 100 यूनिट खरीद पाते थे, लेकिन अभी आपका प्राइस कितना हो गया, 5 रुपीज हो गया। आपकी इनकम तो सेम है ना, तो अब आप इसकी कितनी यूनिट खरीद पाओगे, 200। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर हर बार सेम रहने वाला है। 10 into 100, 1000। इधर की तरफ लिख लेते हैं इसे। देखो, 10 यूनिट में, सॉरी 10 रुपीज में आप 100 यूनिट खरीद पाते हो, तो टोटल कितना पैसा खर्च कर रहे हो, 1000। सेकंड केस में आपने बोला प्राइस कितना हो गया, कम हो गया। अच्छा, जब प्राइस आपका 5 रुपीज हुआ तो आपका जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 200। तो इसमें आपने देखा कि एक्स का प्राइस फॉल होने के कारण इसकी जो इनकम है, अब हम इसकी ज्यादा यूनिट खरीद पा रहे हैं। जब ज्यादा यूनिट खरीद पाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी लाइन कहाँ की तरफ रोटेट हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी बाहर की तरफ। कहाँ की तरफ शिफ्ट होगी, बाहर की तरफ, मतलब राइट हैंड साइड में। तो इसने बोला कि पीएक्स के गिरने से जो बजट लाइन है वो रोटेट होती है राइट में, स्टार्टिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस। लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ना तो इसका प्राइस घटा ना क्वांटिटी घटा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। सेकंड, इसका ऑपोजिट केस क्या है, अगर प्राइस वाई में फॉल आता है तो इसका मतलब क्या है, अगर गुड्स वाई के केस में क्या होता है, आपका प्राइस कम होता है तो इसकी लाइन क्या होगी, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाएगी। क्योंकि अब आप क्या है, एक्स में कोई चेंज नहीं है, एक्स अभी भी इंटेक्ट रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन जो वाई है इसके केस में क्या होगा, ये अपने कंजम्पशन को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि पहले आप क्या कर रहे थे, जितने पैसों में पहले आप, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे बोला कि अगर 10 रुपए में आप पहले 100 यूनिट कंज्यूम कर पा रहे थे, तो अब 5 रुपए अगर आपका प्राइस हो जाता है, कम हो जाता है, तो आप 200 यूनिट कंज्यूम कर पाओगे, तो आपकी क्या है, जो लाइन है अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या होता है, ये किस चीज का केस था, अगर बजट लाइन रोटेट होती है राइट में, जब इनके प्राइसेस घटते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है इनके प्राइसेस बढ़ जाएं। सेकंड केस क्या होता है, इनके प्राइसेस बढ़ने में। अच्छा, बढ़ने में का केस क्या होगा, कि या तो गुड एक्स का प्राइस बढ़ेगा या फिर गुड वाई का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज होगा। पहले मान लो कि जो हमारा प्राइस था वो कितना था, 10 रुपीज में आप 100 यूनिट कंज्यूम कर पा रहे थे, लेकिन प्राइस बढ़ने के कारण ये कितना हुआ, 20 रुपीज हो गया। अब आप कितनी यूनिट कंज्यूम कर पाओगे, बस 50, है ना। क्योंकि आपका अल्टीमेट एक्सपेंडिचर कितना है, 1000। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1000। ये क्या है, हमेशा सेम रहने वाला है। ये तो चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम तो चेंज हुई नहीं है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स क्या होगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, बजट लाइन रोटेट हो जाएगी कहाँ पे, लेफ्ट में। आप पहले जितना, पहले आप यहाँ पे कंजम्पशन आपका कितना था, 100 यूनिट का, अब कितना हो गया, अंदर की तरफ खिसक के कितना हो जाएगा, 50 यूनिट। तो आपने देखा यहाँ पे जो गुड वाई के कंजम्पशन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन गुड एक्स का जो कंजम्पशन है वो कम हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी लाइन कहाँ, हमारी जो बेसिकली बजट लाइन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, अंदर की तरफ। ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट होती है। सेकंड केस क्या था, अगर प्राइस वाई का क्या होता है, राइज होता है, तो बजट लाइन क्या होगी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट हो जाएगी, अंदर की तरफ रोटेट हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने केस समझा था। ये क्या था, हमारा कंप्लीट चैप्टर था जो हमें पढ़ना था इसमें। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में समझने हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। क्या इसने बोला कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होता है, अच्छा अगर मान लो कि सपोज करो एक इकोनॉमी में टोटल 2 लोग रहते हैं, तो क्या दोनों का जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो सेम जगह पे सेट होगा, तो आंसर विल बी नो। ठीक है, आंसर क्या है, नहीं। उनका दोनों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अलग अलग होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर 1 को जहां पे सेटिस्फेक्शन मिलता है वहीं पे कंज्यूमर 2 को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इट इज रीच्ड व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। In terms of indifference curve analysis, the consumer reaches his optimum choice when two conditions are satisfied. Consumer के equilibrium की 2 कंडीशन कौन कौन सी है, पहली कंडीशन तो यही है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन गुड एक्स एंड वाई बराबर क्या होता है, जब प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। ये क्या था हमारा, इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या था, स्लोप ऑफ बजट लाइन था। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि जो स्लोप ऑफ बजट लाइन होती है वो क्या होती है, प्राइस एक्स डिवाइड बाय प्राइस लाइन। एंड एमआरएस एक्स वाई किसका स्लोप था, आईसी कर्व का। जब हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारा जो आईसी कर्व होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, किसकी वजह से, एमआरएस की वजह से। तो एमआरएस एक्स वाई ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ आईसी कर्व है। इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आईसी एंड प्राइस लाइन आर टेंजेंट टू ईच अदर। इन्होंने क्या बोला, जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तो आईसी कर्व एंड प्राइस लाइन दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के टेंजेंट होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्या है, हमारी बजट लाइन है, ये क्या है, हमारी बजट लाइन है, एंड इसको एक आईसी कर्व क्या है, टच करते हुए जा रहा है। जहां पे दोनों आपस में मिल रहे हैं ये क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, ये क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ऊपर नीचे में क्या प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे में सेटिस्फेक्शन आपका कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आईसी क्या होते हैं, अपने मोस्ट कॉन्वेक्स
पॉइंट पे होती है, किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये क्या था हमारा कंप्लीट चैप्टर, जो कंप्लीट चैप्टर था जो हमने पढ़ा था। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस पूरे चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारा कंज्यूमर का बजट क्या होता है। क्या पढ़ा था? कंज्यूमर बजट क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कंज्यूमर सेट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कंज्यूमर लाइन, कंज्यूमर की बजट लाइन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे बजट सेट लिख लेना, बजट सेट। इसके बाद हमने पढ़ा था अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था शिफ्ट इन बजट लाइन, बजट लाइन। इसके बाद हमने पढ़ा था रोटेशन इन बजट लाइन, रोटेशन इन बजट लाइन। इसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेट होता है। ये क्या था हमारा पूरे कंप्लीट चैप्टर का रोड मैप था, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेट होता है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था आईसी कर्व का, जो कि हमने पढ़ा। अगर इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड अपनी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन, कोई भी इंप्रूवमेंट हो, तो आप मेरे को प्लीज अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू बता देना कि हाँ हमें इस तरीके के इशू हैं, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, चाहे वो नोट से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।